नमस्कार दोस्तों। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, आप लोग टीवी चैनल हमेशा हर एक जगह देख रहे हैं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसके क्या परिणाम होंगे और आखिर रूस क्यों यूक्रेन पर कब्जा करना चाह रहा है। सोवियत संघ, क्या आप लोग बार बार ये सब सुन रहे हैं कि सोवियत संघ नाटो की बार बार आप लोग नाम सुन रहे हैं कि नाटो क्या है। तो हम नाटो सैन्य संगठन के बारे में भी चर्चा करेंगे और अभी के क्या हालात हैं, क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा, थर्ड वर्ल्ड वार जो आप बार बार सुन रहे हैं क्या होगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इसमें अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के क्या दृष्टिकोण हैं, हम लोग इसके बारे में एक एक चीज़ों को आइए पूरे समझ के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग मैप में देख रहे होंगे कि ये यूक्रेन है और ये क्या है, ये रसिया है। आप यहाँ पे तो देख रहे हैं कि यूक्रेन बहुत बड़ा है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, रसिया है। और आप से ये भी बता दें कि सबसे पहले रसिया जो था वो क्या था, सोवियत संघ का हिस्सा था। आप लोग 1917 का जो क्रांति पढ़े होंगे, उस समय क्या हुआ था, रसिया में साम्यवाद और समाजवाद पे क्रांति हुई थी और उसको मिला करके क्या हुआ था कि 15 देशों का एक समूह बनाया गया और उसको हम क्या कहते हैं, सोवियत संघ कहते हैं, जो कि 1922 से लेकर के 1990 तक रहा। 1917 में क्रांति हुई, फिर 1922 से लेकर के 1990 तक सोवियत संघ रहा। आइए हम समझते हैं यूक्रेन और रसिया की लड़ाई से पहले कि सोवियत संघ क्या था और ये क्यों इसका खत्म, मतलब ये हटा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। आप लोग मैप में देख रहे होंगे कि ये क्या है, 1990 का मैप है। आप लोग के जो ये सामने मैप है ये 1990 का मैप है और ये 1990 तक 1922 से लेकर के, आपसे बताया कि 1917 में क्या हुई थी, क्रांति हुई थी, तो 1922 से लेकर के 1990 तक सोवियत संघ बना रहा। लेकिन फिर 1991 में सोवियत संघ को क्या कर दिया गया, 15 देशों में तोड़ दिया गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बांट दिया गया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो प्रमुख देश था वो कौन था, वो रूसी था। और उसी से अलग हुआ यूक्रेन। अब आइए हम समझते हैं कि आखिर यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई का मतलब क्या है, क्यों रूस जो है यूक्रेन पे कब्जा करना चाह रहा है। आइए हम मैप से उसको समझते हैं। देखिए, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, ये उस समय का आपको मैप दिखा रहा है, 1991 का। ये क्या था, हम लोग का पूरा सोवियत संघ था और ये फिर विघटन होकर के ऐसे 15 राज्यों, 15 देशों में बंट गया। देखिए, जो उसमें से बटा था ये है हमारा यूक्रेन और नीचे क्या है, ब्लैक सी। यहाँ पे एक क्रीमिया है जो कि 1914 में रसिया था, वो क्रीमिया पे भी अपना 1914 सॉरी 2014 में क्रीमिया पे रसिया अपना क्या कर चुका है, कब्जा कर चुका है। और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है, यहाँ पे ब्लैक सी के पास, यूक्रेन के पास प्राकृतिक गैस का बहुत ही बड़ा भंडार है। आप ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक गैस के मतलब बहुत बड़ा भंडार है और ये जो चीज़ है वो रसिया भली भांति देख रहा है। और दूसरी चीज़ है कि आप ये भी जानते हैं कि आज के दौर में भले ही चाइना आगे निकल रहा हो, लेकिन जो अभी भी हमारा क्या है, सुपर पावर अमेरिका है। और रसिया कतई ये नहीं पसंद करता है कि अमेरिका क्या रहे, सुपर पावर है। और शुरू से ही रसिया और अमेरिका क्या रहे, क्योंकि जो जो युद्ध का सबसे बड़ा कारण है वह है कि यूक्रेन जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा इसका पार्ट यूरोप में मिला हुआ है। और यूरोपीय कंट्री भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि यूक्रेन के पास प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार है। ये जो एरिया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्रीमिया है जिस पे लिखा हुआ है अनेक्टेड बाय द रसिया इन 2014। जब आप पहले नाम सुने होंगे G8 का, लेकिन G8 से क्या किया गया, 2014 में जब इसने आक्रमण किया, रसिया ने आक्रमण किया यूक्रेन पे, तो फिर G8 से रसिया को बाहर निकाल दिया गया और G7 बन गया। इसमें सबसे बड़ा रीजन था वहीं अमेरिका का कि रसिया को बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो सीधे सीधे कह रहा था भाई कि तुम यूएन की बात नहीं समझ रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। और क्रीमिया पे रसिया का अधिकार हो गया, ठीक है। उसी चीज़ को रसिया आज क्या कहना चाह रहा है कि आज कह रहा है कि हम पूरे यूरोप पे अधिकार करेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि हम अधिकार करेंगे, ये कह रहा है कि हम आपका जो राजनीतिक है उसको हम तख्तापलट करेंगे और हम तुम्हारे पूरे सैन्य जो ताकत है उसको ख़त्म कर देंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो यूक्रेन है वो भी क्या, वो भी ये चाह रहा था। ये देखिए, यूक्रेन की राजधानी है वो कीव है और यूक्रेन को पूरे नाटो देशों के साथ क्या मिल रहा था, इसको सहायता मिल रहा था। अमेरिका भी इसके पीछे हाथ रखा हुआ था कि चलो भाई आगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज की जो स्थिति है इस पे सबसे अच्छा एक आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो के माध्यम से समझिए कि अभी यूक्रेन की हालत क्या हो गई है। आइए देख। अच्छा ये बताओ, तुम में से पहले मरना कौन चाहता है? तुझे मरने की जल्दी, तो फिर आगे क्यों आया? मैं कहाँ गया? पता नहीं, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ, ऊपर जाके आ रहा।
जी, बिल्कुल, अभी का जो हालत है वह वही है जो धमाल फ़िल्म आप देखे हुए वीडियो के समझ रहे थे। अभी क्या है कि अमेरिका और नाटो देश भी कह रहे थे कि आप खड़े रहिए, हम पीछे से आपकी मदद करेंगे, लेकिन मदद करने के बजाय क्या हो गया, सब लोग यू टर्न ले लिए हैं। अभी कल रात में अमेरिका का आप ये देखे होंगे, जो बाइडेन का आया है कि हम यूक्रेन में किसी भी प्रकार का कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं। ये जो बाइडेन का बयान आया है कि हम यूक्रेन में अपना किसी भी प्रकार का कोई भी सैन्य कार्रवाई हम यूक्रेन में नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप आगे बढ़ा करके आप पीछे हट गए। और जो नाटो की जो नाटो सैन्य संगठन है, लगभग उसी वही हालात उन सबों का भी है। तो हम लोग थोड़ा सा ये भी समझते हैं कि नाटो क्या है, जो हमारी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। और हम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समझते हैं कि नाटो सैन्य संगठन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय क्या है। देखिए, जो नाटो सैन्य संगठन है उसका मतलब होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अंग्रेजी में आप देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस एक क्या है, एक सैन्य गठबंधन है और जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेल्जियम है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसका मुख्यालय क्या है। आइए देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, नाटो बनने का आखिर उद्देश्य। नाटो का जो सबसे पहला उद्देश्य है कि यूरोप पर आक्रमण के समय क्या होगा, मुख्य भूमिका निभाना। सोवियत संघ, इसमें सीधा सीधा जो नाटो बना था उसमें सीधा कह सकते हैं कि सोवियत संघ को टारगेट करके ही बनाया गया था। और इसका उद्देश्य में भी लिखा हुआ है कि सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना। देखिए, ये नाटो क्या है, ठीक उसके विपरीत आज काम कर रहा है। आज सोवियत संघ बढ़ भी रहा है, पश्चिमी यूरोप में विस्तार भी कर रहा है और युद्ध भी कर रहा है, लेकिन फिर भी नाटो कुछ नहीं बोल रहा है। सैन्य एवं आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों और यूरोपीय राष्ट्रों की सुरक्षा क्षेत्र प्रदान करना, पश्चिमी यूरोप देशों की एक सूत्र में संगठित करना। इस प्रकार नाटो का उद्देश्य स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए, साम्यवाद के लिए और यदि संभव हो तो साम्यवाद को पराजित करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता माना गया था। नाटो की 6 सदस्य देश एक दूसरे के मध्य क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर नाटो देश के किसी भी देश पे हमला होता था तो वो सीधे सीधे अमेरिका पे हमला माना जाता था। और इसलिए अमेरिका बार बार क्या कह रहा था कि यूक्रेन को कि हम जो नाटो का हम क्या बना देंगे, सदस्य बना देंगे। ना तो नाटो का सदस्य नहीं बना पाया और ना ही युद्ध की स्थिति में अमेरिका जो है वो यूक्रेन के साथ भी खड़ा हो पाया। आप एक चीज़ देखे होंगे कि जो अमेरिका की एक नीति रही है, अमेरिका की एक नीति क्या रही है कि अमेरिका जो हमेशा क्या करता है, अमेरिका हमेशा जो व्यापारी का जो सबसे बड़ा रोल होता है कि हम अपना सामान बिके हो, चाहे किसी भी तरह से बिकना चाहिए। आप देखे होंगे कि वो चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, हमेशा अमेरिका क्या रहा, हमेशा अमेरिका जो है जब तक उसको अपना फायदा दिखता रहा तब तक वो युद्ध में शामिल नहीं हुआ। और हमेशा क्या किया, हमेशा अपने सामानों को, वो चाहे हथियार हो, खाने पीने के सामान हो, क्या करता रहा, जो युद्ध में शामिल देश थे उनको बेचता रहा। और फिर जब उसको अपना नुकसान होता दिख पाया या देखा कि अब हमारा जो बिजनेस वो नहीं चल रहा है, फिर वो चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो उसमें कूद पड़ा। और वहीं हाल अभी ये आप नहीं कह सकते कि तृतीय विश्व युद्ध हो और तीसरा विश्व युद्ध को भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, यहीं तक ये स्थिति बन के रह जाए। लेकिन जो अमेरिका का हालात है वो यही कह रहा है कि अमेरिका अभी भी क्या है, अभी भी पूरा व्यापारी वाला जो अपना किस्सा कहानी है वो छोड़। आइए देखते हैं कि अभी की स्थिति क्या है। अगर अभी की स्थिति बात करें तो हमारा जो यूक्रेन है, आप देख रहे होंगे मैप में भी दिख रहा होगा, ये भी ये करंट की न्यूज़ है कि जो रसिया है वो चारों तरफ से यूरोप को मतलब अपने कब्जे में ले लिया है। और आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्रीमा था, आपसे बताया ना, ये क्रीमा क्या था, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक तेल गैस भंडार है। और इसी चीज़ के लिए यूरोपीय देश भी चाहते थे कि हम यूक्रेन पे काबिज रहें, काबिज मतलब अपने पास यूरोप को रखें। अमेरिका भी चाहता था और यही चीज़ रसिया को अच्छा नहीं लग रहा था। रसिया को खटक रही थी, कहीं ना कहीं चीज़ें ये उसको खटक रही थी कि अगर अमेरिका यूक्रेन पे आ गया तो सबसे पहले तो इसके पड़ोस में आ जाएगा और दूसरी चीज़ जो ये प्राकृतिक गैस भंडार है इस पर अमेरिका की नज़र पड़ जाएंगी। और इसीलिए रूसिया जो क्या करता था, बार बार इस यहाँ पे अपना जो दबदबा बनाए रखा और उसको आज कहीं ना कहीं उतार भी दिया। देखिए, ये जो कीव है ये यूक्रेन की राजधानी है और अभी के जो ताज़ा हालात हैं, अभी मतलब समझिए कि चंद मिनट पहले की खबर है कि रसिया लगभग कीव पर भी अपना कब्जा कर चुका है और अगले 24 घंटे में पूर्ण रूप से रसिया क्या कर लेगा, कीव पर कब्जा कर लेगा। आइए देखते हैं कि इस पर हमने बताया कि अमेरिका और भारत और पाकिस्तान का इस पर क्या दृष्टिकोण है। आइए आप देख रहे होंगे कि ये न्यूज़ का एक पेपर है जिसमें दिखा हुआ है कि पीएम मोदी और पुतिन के बीच 25 मिनट तक बात हुई। आखिर इसके पीछे बात करने की रीज़न क्या था, तो सबसे पहले देखिए हमारा जो भारत देश है वो हम शुरू से ही, चाहे वो महात्मा बुद्ध, जब पूरी दुनिया शीत युद्ध के दौर में किसी न किसी देश के साथ हो गई थी, उस समय भी हम क्या थे, हम लोग गुट निरपेक्ष की नीति अपनाए हुए थे। आप लोग सुने ही होंगे, गुट निरपेक्ष की नीति अपनाए हुए थे। वही स्थिति आज भी हमारे भारत देश ने तटस्थ बना के रखा और बहुत बार ऐसा मौका आया कि हम ये दुनिया देखी कि क्या भारत रूस के साथ जाएगा या पाकिस्तान के साथ, अभी जो करंट के हालात हैं, लेकिन भारत ने कभी किसी का साथ नहीं दिया।
और अपने जो गुटनिरपेक्ष की नीति है उस पर अड़ी रहा। उसी की सिलसिले में आज भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन साहब से बात की और उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आप दोनों देश के बीच जो भी मसला है उसे आप एक टेबल पर बैठिए और आप दोनों देश ही बात कीजिए। क्यों? क्योंकि जब भारत पाकिस्तान की बात होती है तो हम क्या कहते हैं, हम कभी किसी देश की मध्यस्थता नहीं लिए, वो चाहे भारत चीन की बात हो या भारत पाकिस्तान की। जब हम ये भी देखें कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कई बार ये पेशकश की थी कि अगर भारत चाहे तो मैं भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कर सकता हूँ, लेकिन भारत ने कतई कभी भी अपने बीच में, उन्होंने भारत ने सीधा कहा कि भाई ये हमारी और पाकिस्तान के बीच की जो भी वार्ता है वो हमारे बीच में वार्ता है, हम इसमें किसी तीसरे का इंटरफेयर नहीं मंजूर करने देंगे। और वही बात हम रसिया से भी कहे कि भाई रसिया और यूक्रेन के बीच की जो आपसी मसला है उसे दोनों आदमी शांति से एक टेबल पर बैठ करके हल कर ले। हम ना कहीं ये कहें कि आप युद्ध करें और हम ना कहीं ये कहें कि आप रसिया को पीछे हटिए, बस हम ये कहें कि आप दोनों के बीच में जो भी वार्ता है उसे हल कीजिए। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हैं यूक्रेन में फंसे हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि यूक्रेन से स्टूडेंट्स को निकालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो उसके अपनी फैमिली है वो अपनी भारत में, वो क्या है उनको बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चों की चिंता सता रही होगी। इसलिए उनसे बोला गया है कि जो आप देख रहे होंगे नक्शे में कि जो रसिया और यूक्रेन से जो भी बेलारूस और पोलैंड के रास्ते उन छात्रों को बाहर निकाला जाए। चलिए देखते हैं कि इस पे भारत का तो दृष्टिकोण हो गया, पाकिस्तान का क्या दृष्टिकोण है। तो आप लोग देखे होंगे कि पूरे रसिया के इतिहास में ये दूसरे ऐसे हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं जो रूस का दौरा किया है, और इस समय दौरा किया है कि जब यूक्रेन क्या है, यूक्रेन पे अपना रूस ने कब्जा कर लिया है। देखिए इसका सबसे बड़ा कूटनीतिक क्या है कि यूक्रेन जब कश्मीर का मसला हो या जो भी मसला हो उस पर यूक्रेन ने कभी भारत का साथ नहीं दिया था, हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन आज यूक्रेन की बात आई तो पाकिस्तान सीधे जाकर रूस से मिल गया। आप पूरी दुनिया ये भी देख रही है कि पाकिस्तान किसी का नहीं होने वाला है, वो जब भी किसी की ज़रूरत होगी उसके उल्टा खड़ा हो जाएगा और इसको जहाँ भी लालच दिखेगी वो उसके साथ चला जाएगा। और इसलिए पाकिस्तान वहाँ पे जा रहा है कि रसिया जो है वो क्या करेगा, पाकिस्तान के साथ आ जाएगा और भारत को अपना दुश्मन समझ लेगा, जो कि होने वाला नहीं है। भारत और रसिया हमेशा से एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं और अच्छे दोस्त ही रहेंगे। अगर अभी की हालात की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अभी क्या है कि इन्होंने साफ कहा है, ये कुछ खबरें आ रही थी कि इन्होंने अपना देश छोड़ दिया, देश छोड़ करके भाग गए, लेकिन उन्होंने साफ अभी ट्वीट किए हैं कि हम देश में ही हैं और देश पे क्या करेंगे, जब तक मैं जिंदा रहूँगा अपने देश में ही रहूँगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने सीधा अमेरिका पे भी अपना ये लगाया है कि भैया हमें आप अकेला छोड़ करके सब लोग पीछे हट गए हो, और अपने देश के लोगों को क्या करें, ढांढस बढ़ाने के लिए या अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए इन्होंने खुद क्या किया है, सेना की वर्दी पहन करके और युद्ध में आके खड़ा हो गए हैं। बहुत इनको धन्यवाद देना चाहिए कि भाई ये हिम्मत जुटा रहे हैं। और हम लोग यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द रसिया और यूक्रेन एक टेबल पर बैठ करके बातचीत के मसलों से, ना कि युद्ध से, अपना जो भी समस्या है, जो भी इनके बीच में द्वंद्व है उसको ख़त्म करें और फिर एक शांति बहाली की जाए जो पूरे विश्व में हाहाकार मची हुई है। क्योंकि कोई ऐसा ना रीजन बने कि तीसरा विश्व युद्ध हो। और हम लोग जानते हैं कि एक दिन के विश्व युद्ध या एक दिन के यूक्रेन और रसिया के युद्ध के कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, पूरा दुनिया का शेयर बाजार गिर चुका है। अपने देश का भी शेयर बाजार क्या है, लगभग 50% के आसपास में अपना जो देश का शेयर बाजार, अमेरिका या रसिया, हमेशा सभी जगह का लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है एक दिन के युद्ध के कारण। तो इसलिए हम लोग यही दुआ करेंगे भगवान से कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो। चलिए धन्यवाद। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जय हिंद।